आज मैं आपको परचेज इन्फो रिकॉर्ड और दूसरा सोर्स लिस्ट और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ एक HSN कोड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ HSN कोड। ये भी मास्टर का ही पार्ट है या इसको कंट्रोल कोड बोलते हैं। ठीक है, सिंपली इसको क्रिएट करने का J1 ID होता है। J1 ID की कोड होता है इस पे J1 ID। इसके अंदर जैसे आप गए यहाँ पे J1 ID के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, आपको चैप्टर ID के लिए बोलेगा। मैं इसको अगर मेंटेन करता हूँ यहाँ पे गया और यहाँ पे न्यू एंट्री क्लिक करता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी। और हेलो, हेलो, एक बार दोबारा करना स्टार्टिंग से। हाँ ठीक है, एक बार मैं सेव कर देता हूँ इसको जस्ट। देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको मास्टर डाटा, मेटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, इसी के तरीके से होता है हमारा कंट्रोल कोड। कंट्रोल कोड बोल दो या HSN कोड बोल दो। इसको FI भी क्रिएट कर सकता है, MM भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा प्लस ही रहे कि ये नहीं लगे कि हाँ भाई ये मैंने किया नहीं कभी। ठीक है, J1 ID के अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर कंट्रोल कोड को क्रिएट करते हैं। ये HSN कोड जो काम कहाँ पे आता है, MM03 में अगर जाऊंगा मैं और कोई भी मटेरियल खोलूंगा, इसके अंदर अगर आप याद हो तो आप लोगों को मैंने एक यहाँ पे फील्ड दिखाया था आपको, इसके अंदर ये वाला फील्ड दिखाया था यहाँ पे कंट्रोल कोड ये। ठीक है, और ये बताया था कि ये फील्ड मेरा काम क्या आता है कि GST को रीड करता है। और GST को कैसे काम करता है कि भाई मेरा आइए GST लगेगा, CGST लगेगा, 5% लगेगा, 12% लगेगा। तो वो कैसे काम करता है, वो इस कंट्रोल कोड के बेस पे करता है। हमने कोई भी मटेरियल बनाया, जैसे अभी मैंने ये पेन का मटेरियल बनाया, पेन के ऊपर कितना % टैक्स लगेगा वो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके कंट्रोल कोड दे दिया। उस कंट्रोल कोड को हम क्या करेंगे, जब भी मटेरियल क्रिएट करेंगे तो ये जो मेरा सेल्स का व्यू होगा तो उसके अंदर ये फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट होगा, और इंपोर्ट का होगा तो यहाँ पे फॉरेन की जगह पे इंपोर्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे कंट्रोल कोड का सेम ही फील्ड रहता है। इसके अंदर मैं ये कंट्रोल कोड डालूंगा। इस कंट्रोल कोड के बेस पे जब हम PO बनाएंगे तो वहां पे मेरा टेक्स्ट कोड उठ के आएगा। तो ये कैसे क्रिएट कैसे किया था अभी मैं उसको बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने एक नया टैब खोला और इसके अंदर मैंने एक टी कोड डाला J1 ID। ठीक है, ID लास्ट में ID है जैसे। ठीक है, ये एंटर किया। जैसे ही J1 ID क्लिक किया तो सबसे पहले ये है मेरा मास्टर डाटा के अंदर चैप्टर ID। चैप्टर ID पे रेडियो बटन है, ये रेडियो बटन होते हैं इस टाइप के। अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो केवल एक ही सिलेक्ट होगा, जैसे अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो उससे हट गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला रेडियो बटन पे ही होगा। इस पे मैं सबसे पहले क्रिएट पे जाऊंगा। मैं यहाँ पे गया क्रिएट करने के लिए, सॉरी मेंटेन पे। मेंटेन पे जाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को 4 ID मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, न्यू एंट्री पे क्लिक कर दूंगा, या फिर मैं कॉपी करके सेम कंसेप्ट वो बनाना है तो। ठीक है, इसको मैं मान लो कि नंबर रख दिया मैंने 0000 और 1212 ऐसा कोई नाम। और इसका नाम रख दिया मैंने कोई ऐसे ही, कोई भी एक ऐसे नाम रख दिया, टेस्ट चेक नाम जो भी टेक्स्ट कोड कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक है, ये रख दिया, ऐसे कर दिया और सेव कर दिया जैसे। या फिर अगर मैं अभी गूगल करके आप लोगों को एक करेक्ट बताऊं, पेन HSN कोड GST रेट, देखोगे तो अगर ये सिस्टम बोल रहा है कि जो हमारा ये है, अभी अगर मैं इसको आपको दोबारा से क्रिएट करके दिखाऊं, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया HSN कोड, और जो ये मेरा आ गया डिस्क्रिप्शन, ये मैंने उठा के डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर देखोगे आप ये पेन आ गया, जो जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर ही आ गई। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये जस्ट सेव हो गया, और सेव होने के बाद इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा अगर आप देखोगे तो, अगर मैंने जो ये मेटल मास्टर खोल रखा है इसके अंदर मैं कंट्रोल कोड को देखूंगा और यहाँ पे IN डाल के, IN मेरा इंडिया, इंडिया के लिए यूज कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो ये मेरे सेम वही HSN कोड उठ के आए हैं जो मैंने अभी J1 ID के अंदर क्रिएट किए हैं। ये अभी पेन के लिए क्रिएट किया था, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है,
इसको मैं अगर अभी डालना चाह रहा हूँ, मान लो /mm02 मेटल मास्टर मान लो क्रिएट कर दिया, उसके बाद चेंज होता है तो mm02 के अंदर चेंज होगा। मैंने यहाँ पे गया और इसके अंदर मैं इसको अकेला फील्ड को चूज कर लिया, अनसेलेक्ट करके प्लान डाल दिया, एंटर किया। यहाँ पे जो ये कंट्रोल कोड है S/4HANA और ECC के अंदर दोनों के अंदर सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल कोड की की डाली मैंने IN डालने के बाद फिल्टर में बस इंडिया के ही आ गए। इंडिया के अंदर आने के बाद मैंने ये पेन वाला उठा लिया और ये डाल के सेव कर दिया। ठीक है, ये मेरा मेटल सेव हो गया। तो ये अभी मेरा HSN कोड है जो ये मेरा क्रिएट हो गया। कहाँ पे? हमारा इसके अंदर सिस्टम के अंदर। तो ये HSN कोड ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये छोटा है, ये सही पॉइंट था इसलिए मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया। आगे आता हूँ मैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड। परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है कि किसी भी हम परचेज करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई मैंने ये पेन है जो मंगवा रहा हूँ, कितने रुपए का है, किससे। मान लो कि वन टाइम पे मैं इसके दो तरीके हैं। कभी मैं पीओ बना रहा हूँ, पीओ मतलब मैं कोई भी परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ तो परचेज ऑर्डर के अंदर मैंने डाल दिया कि भाई मैं पेन ले रहा हूँ, राम जनरल स्टोर है उससे ले रहा हूँ। ठीक है, अब उससे ले रहा हूँ तो मैंने जिस टाइम पे पहले सबसे पहले मैं लेने गया उससे मैंने 100 पेन ले लिए। 100 पेन के ऊपर उसने 10 रुपए का एक पेन दिया। ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से उसने जीएसटी मेरे को लगाया 12%। अब 12% जीएसटी प्लस में 10 रुपए के हिसाब से 100 पेन मेरे हो गए। ठीक है, 1000 रुपए के ऊपर मेरा 12% लग गया। ठीक है, तो और फिर मैंने परचेज ऑर्डर लेके सेव कर लिया अपने सिस्टम में और जीआरएन कर ली, मतलब हमने सामान ले लिया, पेन ले लिए। लेकिन उसके बाद में मैं जब भी दोबारा से कभी परचेज ऑर्डर बनाऊंगा, मान लो कि 2 साल के बाद मैं सेम परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ, मतलब पेन खरीद रहा हूँ 1 साल के बाद में वापस से, और वही मेरा वेंडर है, मतलब मैं जो राम जनरल स्टोर से मैंने खरीदा था उसी से मैं अगर दोबारा खरीद रहा हूँ, तो उसमें सिस्टम क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो पेन की पुरानी वैल्यू थी, 10 रुपए वैल्यू थी, वो उठा के लाएगा, और 12% जीएसटी था वो उठा के लाएगा। वो ये इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई पहले आपने इससे खरीदा था तो इसने 10 रुपए का दिया था और आपकी जीएसटी की वैल्यू थी वो आपकी 12% थी। इसके साथ साथ में अगर मैंने पीछे के टाइम पे अलग अलग फ्रेट लगाए हो, जैसे मैंने फ्रेट का चार्ज लगाया हो, इंश्योरेंस लगाया हो, तो वो सभी को रिकॉर्ड करके ले आएगा कि पीछे आपने जब खरीदा था उस टाइम पे इसकी वैल्यू ये थी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये अभी हम एक छोटा एग्जांपल पेन का बता रहा हूँ, 1000 रुपए 12 रुपए वो बता रहा हूँ, लेकिन कंपनी के अंदर बहुत सारा डेली, जैसे में अगर हम एमआरएफ का एक कंपनी कोड का सोच के चल रहे थे, अब एमआरएफ की टायर बनाने के लिए डेली में इतनी रबर आती है जिसकी किसी को भी गिनती नहीं रहती है। अब मान लो कि मैंने किसी एक रबर के किसी भी वेंडर से मैंने खरीद ली, अब वेंडर से खरीदी तो उस वेंडर ने आज प्राइस मेरे को 10 रुपए में दिया, कल को क्या पता वो 11 रुपए में दे दे। तो सिस्टम हमें कैसे बताएगा कि हाँ भाई कल आज इतना था कल इतना है। तो उसके लिए इन्फो रिकॉर्ड होता है जो ऑटोमेटिक सेव कर देता है सिस्टम के अंदर, और वो बाय डिफॉल्ट लेके आता है। इसको क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, एक ऑटोमेटिक क्रिएट होता है और एक हमारा मैनुअली क्रिएट होता है। ऑटोमेटिक ये होता है कि जब हम कोई भी परचेज परचेज ऑर्डर से क्रिएट करके सेव करते हैं, तो फर्स्ट टाइम पे जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सेव कर लेता है परचेजिंग के बेस पे। सेकंड ये कि हम इसको मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बता देता हूँ कैसे है, और उसकी नंबर रेंज अगर हमें देनी है तो कैसे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊंगा SPRO में, IMG रेफरेंस में गया। IMG रेफरेंस में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा मेटेरियल मैनेजमेंट में। मेटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद मैं गया यहाँ पे परचेजिंग में। परचेजिंग में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको परचेज इन्फो रिकॉर्ड मिल रहा है, ये रहा परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड, जिसको इन्फो रिकॉर्ड भी बोलते हैं और PIR ये भी बोलते हैं, परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ दे रखा है डिफाइन नंबर रेंज। कोई भी नंबर यहाँ पे एसएपी के अंदर कोई भी हम चीज क्रिएट करेंगे, मान लो मैं इन्फो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, HSN कर रहा हूँ, सोर्स लिस्ट कर रहा हूँ, PR बना रहा हूँ, मटेरियल बना रहा हूँ, वेंडर बना रहा हूँ, सबका नंबर जनरेट होगा सिस्टम में, तो इसीलिए इसकी नंबर जनरेट है ये। तो इसके नंबर को अभी हम जैसे क्लिक करते हैं और इंटरवल पे जाते हैं तो यहाँ पे ये बहुत सारी अलग अलग नंबर रेंज दी हुई है। तो मोस्टली इसकी नंबर सीरीज ये यहाँ से शुरू होती है 53 से। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारी कौन सी सीरीज असाइन है। जैसे 03 के अंदर 5000 से असाइन कर रखा, 539999। ठीक है, बैक करता हूँ मैं। सेकंड के अंदर यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है कि अगर मेरे को लेआउट चूज करना है, कौन सा रखना है, कौन सा हटाना है, ये कैसे होता है लेआउट,
जैसे ME11 है, मैं इसके अंदर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैं बेसिक डाटा के अंदर डबल क्लिक किया। बेसिक डाटा के अंदर यहाँ पे वेंडर, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, इन्फ्री कोड, ये डिस्प्ले में दिखा रखा है केवल। अगर मेरे को इनमें कोई ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब है कि मैं डाल भी सकता हूँ, नहीं भी डाल सकता हूँ, और रिक्वायर्ड करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो रिक्वायर्ड होगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखिए, ये बेसिक सेटिंग है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया रेफरेंस डाटा। रेफरेंस डाटा अलग लेवल होता है उसके अंदर क्रिएट करने का लेवल, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से अगर कोई फील्ड चेंज करना है, मैंडेटरी करना, स्क्रीन में लेआउट को चेंज करना है तो यहाँ से हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पे हम आते हैं प्राइस। प्राइस इसका एक होता है, चलो मैं आपको डायरेक्टली अभी क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए टी कोड होता है ME11। ME11 के अंदर अगर जैसे अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा कि वेंडर, मटेरियल, परचेज ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे प्लांट। इन चार चीज के कॉम्बिनेशन के ऊपर हम किसी भी इन्फो रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं, और इसकी कैटेगरी अलग अलग होती है। जैसे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के अंदर अभी हम क्रिएट करेंगे नॉर्मल तरीके से। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, जो स्टैंडर्ड में होता है वो P2P के केस में यूज होता है, जो ऑटोमेटिकली सिस्टम रिकॉर्ड करता रहता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक सामान को मैं अपने यहाँ नहीं बना रहा, लेकिन कोई दूसरे को बनवा रहा हूँ और उससे बनवाने के बाद वापस ले रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि शायद मान लेते हैं कि टायर बना रहे हैं हम MRF का। तो टायर बनाने के लिए हमें क्या है, उसके अंदर वायर लगानी होती है स्टील की। अब स्टील की वायर को पहले एक पूरा सर्कल के अंदर माप के काटना होता है, और फिर उसको ऊपर से एक छोटी सी रबर के साथ में बैंड करना होता है, ठीक है। वो वाला काम हम अपने प्लांट में नहीं करवा रहे। तो हम क्या करते हैं, स्टील को अपने को तार के रूप में कन्वर्ट करके किसी एक सामने वाली दुकान को, तीसरे दूसरे जो भी वेंडर है उसको दे देते हैं, और उसको बोलते हैं कि भाई आप मेरे ये 200 किलो मैंने आपको स्टील दिया है, इसके आप इस आकार में मेरे को 20 रोड दे दो, 30 दे दो, सर्कल के जो अंदर है तो वो बना के हमें देगा। तो हमने जो एक मटेरियल अलग दिया था और उसके बाद रसीव अलग कर रहे हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। उसके केस में रिकॉर्ड होता तो वो पाइपलाइन का कंसेप्ट होता है, जैसे गैस के केस में, और ये ऑयल एंड उनके केस में यूज होता है। और एक होता है मेरा कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का कंसेप्ट ये रहता है कि जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो, कभी कभी हम क्या करते हैं, मान लो कि मैंने किसी से सामान खरीद लिया, सामान खरीद लिया, या फिर मेरे पास हो सकता है वो सामान ज्यादा हो। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ केस के अंदर हम क्या करते हैं, दुकान वाले को कोई सामान दे के आ जाते हैं। ले भाई आज मैं आपको 10 किलो सामान दे के जा रहा हूँ, एक काम करना, अगर ये सामान बिक जाए तो बेच देना, और बेच के मेरे को पैसे दे देना, नहीं बिके तो पड़ा रहने देना, ठीक है। कुछ केसों में हम करते हैं, बहुत सारी बारों में, बहुत सारी टाइम पे अगर आप लोगों ने देखा हो, कुछ सामान हमने ले रखा है, हमारे पास बहुत ज्यादा पड़ा है, तो हमारा कोई जान पहचान वाला है, उसको हम जाके दे के आ गए, चले भाई इसको रख ले अपनी दुकान पे, अगर ये 1 महीने तक बिक जाए तो इसको बेच देना, नहीं बिके तो मैं वापस ले जाऊंगा। तो मतलब कंसाइनमेंट का कंसेप्ट भी वही होता है। इस केस में क्या होता है, बहुत सारे वेंडर क्या करते हैं, जो भी प्लांट होते हैं उसके अंदर अपना स्टॉक डाल देते हैं, रख देते हैं। मान लो कि MRF कंपनी है एक, उसका प्लांट है, उस प्लांट के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, मान लो कि कोई राम ट्रेडिंग कंपनी है, श्याम ट्रेडिंग कंपनी है, वो अपना स्टॉक को MRF के प्लांट में रख दे, और बोल दे कि जब आपको जरूरत हो इसके अंदर से रबर निकाल लेना और मेरे को पैसे दे देना। तो उस कंसेप्ट को कंसाइनमेंट कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उस चीज में अगर मेरे को इन्फो कोड क्रिएट करना तो ये मैं भी स्टैंडर्ड में यूज करूंगा, तो मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेंडर। अभी हमने पहले एक वेंडर क्रिएट किया था, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने मेटल मास्टर में वेंडर और मेटल दोनों क्रिएट कर लिए थे, MKVZ। एक ये टी कोड होता है MKVZ, जो मैं वेंडर की लिस्ट देख सकता हूँ, MKVZ। यहाँ पे गया, और यहाँ पे मैं अगर देखना चाहूँ तो हमने कोई ग्रुप क्रिएट भी किया था शायद। हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, हमारा था 9900। इसके बेस पे अगर मेरा कोई होगा वेंडर तो दिखा देगा। हाँ, ये 3 वेंडर बने हुए हैं, मैं ऊपर वाले वेंडर को ले लेता हूँ, 100,633, ठीक है। वेंडर डाल दिया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन 9900 मेरा अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा ही है, यहाँ पे डाला था। प्लांट हमने लिया था 9900, है ये मेरा, ठीक है।
और मैं एंटर कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि प्लांट ये नहीं है, प्लांट शायद मैंने इसका यूज किया हुआ है ये वाला। ठीक है, जो अगर मैं कोई भी चीज को क्रिएट करूंगा तो जो हमने मटेरियल क्रिएट किया था स्टार्टिंग में वो मटेरियल वहां पे होना जरूरी है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, MM03 के अंदर गया और ये वाला मटेरियल है मेरा, ये वाला मटेरियल मेरा, अगर मैं आपको यहाँ पे जनरल डाटा प्लांट में दिखाऊं तो यहाँ पे ये मेरा मटेरियल क्रिएट होना जरूरी है। अगर ये मटेरियल मेरा इसी प्लांट के अंदर नहीं है तो हम इस प्लांट के अंदर इस मटेरियल को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैंने सेम मटेरियल सेम प्लांट और चीजें डाल दी और एंटर किया। अब ये क्या कह रहा है कि अच्छा ये हमने अभी खोल रखा है, इसको हटा देता हूँ। मटेरियल नॉट मेंटेन, अच्छा ये मटेरियल जो हमारा परचेजिंग व्यू नहीं है इसके अंदर, हमने MM06 प्लांट के अंदर कोई और दूसरा मटेरियल बनाया हुआ है जो मेरा फिनिश गुड का मटेरियल की टाइप के साथ में। हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे ये आ गया, इसको ले लेता हूँ। ये क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ये एरर क्या रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि मटेरियल 50004 नॉट मेंटेन बाय परचेजिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर शायद ये यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ MM03, यहाँ पे अगर मैं उसी मटेरियल को ओपन कर रहा हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो परचेजिंग का व्यू है नहीं है, ये सेल का व्यू है। क्योंकि ये मेरा मटेरियल है सेल्स का है, सेल्स का मटेरियल है, तो इसलिए यहाँ पे परचेजिंग हमने डाला नहीं था। और इसको अगर मैं परचेजिंग डाल नहीं रहा हूँ तो ये इसको ले नहीं रहा, तो इसलिए मैंने दूसरा मटेरियल लिया जिसके अंदर परचेजिंग का व्यू डाला हुआ है। अब ये बोल रहा है कि ये वाला मटेरियल परचेज ऑर्गेनाइजेशन इस पे नहीं है। 9910, हर चीज का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज को क्रिएट कर रहे हैं तो। MKBZ, वापस से आते हैं और यहाँ पे मैं, ठीक है नहीं है, चलो हम मटेरियल को ही एक्सटेंड कर देते हैं 99 उसके ऊपर। या वेंडर में कर देता हूँ /NXK02 और इसके अंदर मैं गया परचेजिंग का पार्टन फंक्शन को छोड़ देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं वेंडर को एक्सटेंड कर रहा हूँ सेम परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे। जो हो गया अभी सेम पे, ठीक है। दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार इस ट्रांजेक्शन को बैक करके बिल्कुल /N, वापस से दिखाता हूँ यहाँ पे ME11 जहाँ पे मैं इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। ये डल गया मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन, आ गया मेरा ये और प्लांट। ये जैसे जा रहा हूँ क्या कह रहा है, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट। परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ में असाइनमेंट नहीं किया गया। यहाँ पे जो हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी मैंने दूसरे प्लांट को असाइन नहीं किया, केवल एक के साथ एक ही किया था। इसको कॉपी करता हूँ और सेकंड वाला प्लांट भी साइन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ।
देखिए सॉरी, अभी अगर आप देखोगे मैं वापस से दिखा देता हूँ। वहाँ पे स्टोर लोकेशन सॉरी परचेज ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट के साथ में साइन नहीं किया था। M11 में गया, सबसे पहले वेंडर असाइन नहीं था, हमारा वेंडर था, उसका ऑर्गेनाइजेशन दूसरा था, हमारा 9910 था, तो मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया सेम के अंदर। ठीक है। अगर हम फिर उसके बाद गए तो सिस्टम क्या कर रहा था कि मेरा जो ये प्लांट है ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ में असाइनमेंट नहीं है, तो उसका भी मैंने वो भी कर दिया। अब चारों चीज हो गया। अब मैं वापस से एंटर करता हूँ। जैसे एंटर किया तो यहाँ पे ये मेरी मेन स्क्रीन हो गई किसी भी इसके क्रिएट करने की। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा रीजन आ रहा है और वेंडर का आ रहा है, ये मेरा रीजन और कंट्री ऑफ ओरिजिन IN आ रहा है। ठीक है। इसके अंदर अगर मेरे को डालना है तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट डाल सकता हूँ कि जैसे कन्वर्जन का कंसेप्ट रहता है कि एक पीस के अंदर कितना केजी, 1 kg होता है तो उसमें कितने पीस आएंगे। अगर वो वाला कंसेप्ट यूज करना है इसके अंदर परचेज ऑर्डर यूनिट के अंदर, वो यूज कर सकता हूँ। तो अदरवाइज मैं इसको एंटर कर सकता हूँ। जैसे एंटर करूंगा एक नई स्क्रीन आ जाएगी। मैंने एंटर किया, ये नई स्क्रीन आई। इसके अंदर कुछ कुछ चीज मैंडेटरी है, जैसे ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ में नीचे भी यहाँ पे मैंडेटरी है नेट प्राइस। ठीक है। पहले मैं अभी यहाँ पे मैंडेटरी में ये बोल रहा है कि हमारा जो डिलीवरी प्लान, डिलीवरी का टाइमिंग कितना लगेगा, मैं 1 दिन डाल देता हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हम कितने क्वांटिटी तक PO में बनवा रहे हैं, मैंने 100 क्वांटिटी डाल दी। जैसे 100 क्वांटिटी के बाद अगर ये अभी प्राइस पूछ रहा है, मैंने 10 रुपये डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ से आपको ये मेरा जो व्यू है ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे है। मतलब में जो मेरा PO के अंदर कंसेप्ट उठ के आ रहा है, मोस्टली यहाँ से ही चीजें आ रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे परचेज ग्रुप पे, अगर मैं यहाँ पे ये डालना चाहूँ तो ये डाल सकता हूँ। तो जब भी मैं अगर ये डाल दूंगा, तो जब भी मैं इसका कोई भी मटेरियल का इस वेंडर और इस मटेरियल का PO बनाऊंगा, तो बाय डिफॉल्ट ये परचेज ग्रुप उठ के आएगा। इसको हम मैं आगे जब हम PO बनाऊंगा तो उस टाइम पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ दित्य बताइए। अगर इसमें जैसे पीसी लिखा हुआ है, इसमें मेजरमेंट अगर वेट के हिसाब से करें फिर पीस में नीचे नीचे अगर कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे जैसे थे? नेट प्राइस हो गया, नेट प्राइस हो गया जैसे 10 INR पर हाँ। 1 पीसी, हम्म। अगर वेट के मेजरमेंट के हिसाब से करें फिर कैसे करेंगे तो इसको? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरा मटेरियल मास्टर है ना, इसके अंदर मेरी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा, हमें केजी करना पड़ेगा। तो ये नीचे है लास्ट में। हाँ। जो मटेरियल मास्टर के अंदर हमने प्राइस डाला हुआ था। ठीक 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 है, ठीक है, वो समझ। लेकिन इसके अंदर जो मेजरमेंट दी हुई है लास्ट में, ये लास्ट में नीचे ये वाली। नहीं नहीं, वो पहले दिखाई दी जो मेजरमेंट है हाँ ये नीचे ही थे ना, इससे। ये यही बात कर रहा था, ये आज से इसकी बात कर रहे हो, बताइए। ये यूनिट ऑफ नहीं है। मेजरमेंट देखो, एक तो ये था मेरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। दूसरा मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये पहले वाला है, उसमें जनरल डाटा के टैब पे था। मैं वापस चलता हूँ, ग्रुप डाल देता हूँ अगर कोई भी होगा मेरा। जनरल डाटा पे चला जाता हूँ, जनरल डाटा पे आ गया वापस से। इसकी बात कर रहे हो? यहाँ ऑर्डर यूनिट यहाँ भी और कर सकते हैं चेंज उसको। चेंज कर सकते हैं इसको, लेकिन इसका सिस्टम क्या करेगा, जैसे मैं केजी डाल देता हूँ। केजी अभी हमने क्या किया, वो डाला नहीं था, लेकिन इसका इफेक्ट भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे डाल के, साथ के साथ में ये भी डाल देता हूँ ये कि जो मटेरियल की मेजरमेंट है यही चेंज कर सकते हैं या वहाँ कंपलसरी है चेंज कर करनी सकते हैं चेंज? ये, लेकिन मेरी परचेज यूनिट है। अगर आपने, मैंने आपको बताया था जब मैं मेटेरियल क्रिएट कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने 3 से 4 टाइप के अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताई थी। एक मेरी होती है बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट को मैं कभी भी चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ में, अगर यहाँ पे आता हूँ मैं, जो मेरी बेसिक यूनिट ऑफ बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसको मैं कभी भी चेंज नहीं कर सकता अगर मैंने इसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट जनरेट कर दिया। हाँ इसके साथ में अगर मान लो मेरे को चेंज करना है इसके, चेंजिंग का व्यू कहाँ गया ये रहा। अगर मान लो वहां पे अभी आप जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इसको अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे केजी कर दिया, पहले पीस था अभी मैंने केजी कर दिया। अब केजी कर दिया तो केजी कंसेप्ट कहाँ पे यूज हुआ, वो यहाँ पे नहीं हुआ, मेरा ऑर्डर यूनिट यहाँ पे हुआ वो। ठीक है। वो ये मेरी परचेज की यूनिट है कि जब मैं PO को कोई भी सामान खरीद रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगी, तो मैं इसको केजी ले सकता हूँ। ठीक है। तो और ये मेरा वैसे नॉर्मली मैं इसको रिसीव करता हूँ, पीस में कर रहा हूँ। तो इसको अगर मेरे को अलग से यूज करना है तो यहाँ से डाल सकता हूँ, और कन्वर्जन भी डाल सकता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, 1 kg में मेरे 50 पीस आ रहे हैं। ठीक है। तो सिस्टम उसी हिसाब से ले लेगा। लेकिन जो मेरी अगर बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, कभी भी अगर उसका कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया तो उसको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते।
जैसे अगर मैं आपको इसको एक बार इन्फो रिकॉर्ड चेंज कर बना के दिखा दूं, फिर इसके बाद जो ये मेरी यूनिट है इसको मैं कभी भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये यूनिट मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, परचेज मैं किसी में भी कर सकता हूँ, इशू किसी में भी कर सकता हूँ, सेल किसी में भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बेस यूनिट मतलब होता है कि हम कभी भी कोई भी कंसेप्ट लेते हैं तो उसमें हम एक यूनिट को सेट कर देते हैं कि इसमें मैं केजी में खरीद रहा हूँ, पीस में खरीद रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा पेन का एग्जाम्पल था, तो पेन को हम सब हो सकता है कि पीस में खरीद रहे हो, 20 ठीक है। पेन को 20 मिनट के पास। हाँ, तो अभी लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई चेंज करेंगे तो ये मेरी केवल परचेज ऑर्डर की यूनिट ही चेंज होगी, ठीक है। परचेज ऑर्डर की यूनिट ही चेंज होगी। वापस चलता हूँ मैं आगे, सेकंड में आया था यहाँ पे, जैसे डिलीवरी टाइम पूछा था, परचेज ग्रुप मांगा था, हमने क्वांटिटी डाल दी। क्वांटिटी के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक टॉलरेंस का आपको बताया था 5% और ओवर और अंडर डालनी है तो ये डाल सकता हूँ। जीआर बेस का बताया था, वेंडर मास्टर के अंदर गुड रिसिप्ट जीआर के बेस पे मान लो कि मैंने 10 क्वांटिटी रिसीव की तो मैं इनवॉइस 10 का ही करूंगा, 12 का 15 का किसी का नहीं करूंगा, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे टैक्स कोड अगर डालना है तो टैक्स कोड यहाँ पे डाल सकता हूँ। जो मेरा टैक्स कोड जो भी है अभी तो यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, मैं उनको बोल दूंगा अभी, जैसे मैं V0 लगा देता हूँ, ठीक है। टैक्स कोड डाल सकता हूँ, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे प्राइस हो गया। अब इसको मैंने डाल दिया 10 रुपये और इसको सेव कर देती या फिर एंटर करता हूँ नेक्स्ट में। हम्म। तो उसके लिए कोई टी टी कोड वगैरह होता होगा कि डायरेक्टली जाके मैं टी कोड कोड करूँ, डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच के फिर असाइन कर दूँ? इससे साइन करने की बात कर रहे हो आप वेंडर को? जैसे कि हम लोग प्लान यानी कि प्लान अपने कंपनी प्लान को कंपनी टी कोड से कंपनी कोड से असाइन करते हैं। हाँ, हाँ, वैसे वेंडर को भी किसी ना किसी चीज से असाइन करना होता होगा। नहीं तो वेंडर को हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी कोड दोनों से करते तो है ना। जब हम कोई भी ओके। वेंडर क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे तो हम उसे असाइन उसे असाइन करना पड़ता होगा, अपने आप तो होता नहीं होगा। नहीं, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे XK01 मैं जब भी क्रिएट कर रहा हूँ, XK01 या बीपी की ट्रांजेक्शन से आपको थोड़ा समझ में जाएगा। XK अगर आप यहाँ पे देखोगे XK01 किया तो यहाँ सिस्टम में सबसे पहले कंपनी कोड पूछा और परचेज ऑर्गेनाइजेशन पूछा, ओके। ये मैंने डाला तो ये ये असाइनमेंट के लिए। पहले से दे हाँ ये पहले से दे देते हैं। हाँ। और अगर आप उसमें ओके। एज पर हाना में जाओगे, एज पर हाना के अंदर क्या है कि कंसेप्ट, जब हम क्रिएट कर रहे हैं किसी भी वेंडर को तो उसके अंदर जो मेरा रोल होता है, जैसे मैं आपको यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन पे गया, ऑर्गेनाइजेशन पे जाने के बाद ये मेरा FLVN, ठीक है, ये मेरे रोल होते हैं। एक मेरा रोल होता है ये परचेजिंग का और दूसरा होता है मेरा कंपनी कोड का। मान लो कि मैंने कंपनी कोड का। ये वाला रोल ले लिया तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मेरा परचेजिंग या तो कंपनी कोड का, ये कंपनी कोड का आ रहा है देखो, यहाँ पे मैं कंपनी कोड डालूंगा और कंपनी कोड डाल दूंगा। अगर मैं सेकंड को लूंगा, सेकंड वाले के केस में क्या होगा, यहाँ पे मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे मैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल दूंगा यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली असाइन अंदर ही हो जाता है, ठीक है। ओके। ओके। अभी ऑफिस में आता हूँ इन्फ्री कोड पे ही। इन्फ्री कोड के अंदर अगर आप ये वाला टैब देखोगे जनरल डाटा के ठीक नेक्स्ट वाला, इसके अंदर जितने भी जो भी दल हम डाल रहे हैं ये सारे के सारे मेरे परचेज ऑर्डर के अंदर ऑटोमेटिक उठ के आने वाली चीजें हैं। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी के बाद जीआर बेस ऑटोमेटिक, अगर मेरे को ये टिक लगाना है ये पीओ में आपको सेम दिखा सकता हूँ। टेक्स्ट कोड हो गया, एक ये भी कंफर्मेशन कंट्रोल होता है। कंफर्मेशन कंट्रोल का मतलब है कि जब मैं पीओ बनाने के बाद इसकी डायरेक्ट जीआरएन करूंगा या इनबाउंड डिलीवरी का कंसेप्ट होता है एक, वो क्रिएट करूंगा, ठीक है, अगर उसको यूज करना है तो। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे मेरा प्राइस उठ के ये रहा प्राइस मेरा, अगर ये प्राइस है तो ये देख सकता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट में आता हूँ मैं, इसमें यहाँ पे ये 3-4 चीजें डालने के बाद मैं अगर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और नेक्स्ट में है जैसे कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन जो मैं अभी पीओ बनाया है मैंने, अगर आप यहाँ पे देखोगे पीओ की 10 रुपये वैल्यू डाली हुई है। 10 रुपये के साथ साथ में अगर इसका मान लो कि डिस्काउंट भी दे रहा कोई, 10 रुपये के ऊपर मेरा डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की वैल्यू डाल सकता हूँ। फिर ये जैसे अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये वाली डिस्काउंट है, ठीक है, ये डिस्काउंट को अगर मैं 1 रुपया डाल देता हूँ तो ये सिस्टम यहाँ से ऑटोमेटिक डिवाइड कर देगा, माइनस कर देगा, 10 से 1 रुपये को डिवाइड कर दे माइनस कर देगा और 9 रुपये के बेस पे मेरा लेके आएगा और ये पीओ में उठा के लाएगा। ऐसे ही ये मेरी ग्रॉस प्राइस, ये डिस्काउंट की कंडीशन,
इसके अलावा अगर मेरे को कुछ और भी ऐड करना है, इसको नीचे से जाके यहाँ से मैं, और यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं फ्रेट की कंडीशन डाल सकता हूँ। फ्रेट मतलब एक तरीके से भाड़ा अगर लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है, वो डाल सकता हूँ। ये वाली बहुत सारी कंडीशन डली है। ये जब हम अपनी खुद क्रिएट करेंगे उस टाइम पे थोड़ा आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर मेरे को डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं जरूरत है हमें। और जो डिस्काउंट डाला वो भी हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट में आता हूँ। अगर मेरे को डालना है यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कंडीशन के अंदर डिस्काउंट, फ्रेट, रेट जो भी है मैं वो सब कुछ डाल सकता हूँ यहाँ पे अगर डालना चाहूँ तो, ठीक है। लेकिन नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में आता हूँ मैं। यहाँ पे एक होता है टेक्स्ट का फील्ड। अगर मान लो कि इसके अंदर मेरे को कोई भी टेक्स्ट डालना है वो डाल सकता हूँ, ठीक है। नहीं डालना तो हम इसको छोड़ के और सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव किया मैंने, ये मेरा इन्फो रिकॉर्ड सेव हो गया। ये वाली मेरा नंबर सीरीज आई है इन्फो रिकॉर्ड की, डबल डबल वन ट्रिपल वन 9900, ठीक है। ये मेरा एक इन्फो रिकॉर्ड की नंबर आया है। अगर मान लो कि इसको अब आने के बाद मेरे को चेंज करना है इसके अंदर, तो इसका सेम टी कोड रहता है ME12। 12 के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे तीनों चारों चीज ये भी डाल सकता हूँ जो मेरे पास है। ये मैं अकेला इन्फो रिकॉर्ड भी डाल सकता हूँ अगर मेरे को ये चार चीज का कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। अगर मेरे को इन्फो रिकॉर्ड याद है, जो हमारा नंबर याद हो कि कौन सा नंबर था मेरे पास, मान लेता हूँ कि अभी ये वाला नंबर का लास्ट वाला नंबर आ रहा, ठीक है। अगर मैं इन लोगों को हटा देता हूँ तो भी ये डिस्प्ले करवाएगा। ये भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा सेम वेंडर है, मटेरियल है, परचेज ग्रुप आ गया जो हमने वहाँ पे लिया था, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर आप यहाँ नेक्स्ट में देखोगे जनरल डाटा, परचेजिंग का व्यू नहीं आया इसमें, शायद परचेजिंग का मेरे को डालना था ये वाला। परचेजिंग का व्यू नहीं है, हो सकता है मैं ये गलत ले रहा हूँ। नंबर सीरीज मेरे को ठीक नहीं लग रही है। यहाँ पे गया परचेजिंग डाटा, ये आ गया। अब की बार आ गया देखो, ठीक है। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ टोटली दिखा रहा है जो हमने डाली थी वो सेम चीज आ रही है। कोई चेंज करना है इसके अंदर मैं भी चेंज कर सकता हूँ। और इसके बाद अगर मेरे को डिस्प्ले में करना है इसको, कि डिस्प्ले कैसे करते हैं, यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ जो मेरा नंबर आया था इसको। इसके अलावा अगर मान लेता है कि हमने ये क्रिएट कर रखा है और इसको हमने करना है डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करना है इसके ऊपर, हमें ये ठीक नहीं लगा, इसको हटाना है सिस्टम से। सिस्टम के अंदर से हटेगा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन हम इसके अंदर डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट कर सकते हैं। डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो ऊपर एक्स्ट्रा का फील्ड दिया हो इसके अंदर जाके यहाँ पे डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे कम्प्लीटली पे करना है तो कंप्लीट पे, और अगर मेरे को केवल परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे करना तो इस पे। दोनों में अगर फ्लैग भी लगा के सेव कर दूंगा तो ये डिलीट बन जाएगा, ठीक है। मान लेता हूँ ऐसे डाल दिया मैंने, ठीक है। इसके लिए सेपरेट टी कोड भी होता है। जैसे अगर मैं इसको 5 करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्पेशली डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करने का टी कोड है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्पेशली वही टी कोड करना था ये, ठीक है। ये यहाँ से हम इसके अंदर कुछ ऐसा देख सकते हैं, कर सकते हैं चेंजेस। पहले मैं वापस जा रहा हूँ इसके ऊपर, ये वो है अलग से बहुत सारे ऊपर फील्ड दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ से भी जाऊँगा, जैसे परचेजिंग डाटा पे गया तो ये यहाँ से भी लेके चला जा सकता है। यहाँ से मैं इसमें गया, सेकंड पे गया, इसके बाद मैं जनरल डाटा पे जा सकता हूँ, ठीक है। ये ऊपर के फील्ड है, इसका अगर हम यूज करना है तो इसके अंदर हम जाके देख सकते हैं चेंजेस हुआ है, कोई क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किसने क्या चेंज किया है, ठीक है। इसके बेस पे अगर मेरे को कुछ देखना है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो ये एक मेरा इन्फो रिकॉर्ड होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने अभी चेंजेस क्या क्या चेंजेस किए, ये मेरी ओल्ड वैल्यू है, पुरानी वैल्यू के अंदर क्या था, मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या था और ये क्या था, और ये मेरी नई वैल्यू है, मैंने क्या चेंज किया है। इसके अंदर यहाँ पे सिस्टम साइड बाई साइड रखता भी है ये रिकॉर्ड में। अगर आप देखोगे तो हमने चेंजेस क्या किया है ये सिस्टम बता रहा है कि पहले मैंने दो जगह पे एक्स डाला था। एक्स का मतलब ये है कि अभी हमने डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट किया था, और ये इसका फील्ड का नेम होता है, ठीक है। ये फील्ड का नेम होता है जो मेरा टेक्निकल तरीके से सेव कर रहा है। और अभी मैं आता हूँ थोड़ा अंदर टेक्निकल तरीके से हम आते हैं। इसके लिए टेबल होता है EINA, ये मेरे को थोड़ा भी याद आई बस यहाँ पे आने के बाद ही, ठीक है। EINA टेबल और ये EINE, ये दो टेबल होती हैं।
यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी दिखा रहा है। ठीक है, इस टेबल के अंदर हमारा डाटा क्या आ रहा है, ये जैसे मेरी परचेज की जनरल डाटा की टेबल है EINA। EINA के अंदर अगर मैं यहाँ पे 111 डालूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरा सेम डाटा वही दिखाएगा जो अभी हम लोगों ने डाला था, यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, सारी सारी चीजें जो हमारी अभी थी। सेकंड वाली टेबल थी हमारी यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो EINE। ई के अंदर क्या होगा, मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा था वो वाला आएगा यहाँ पे। ये आ गया परचेज ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, और इसके अंदर अगर मैं इन्फो रिकॉर्ड को सेम को डाल के एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे ये दिखा देता है ये। ठीक है, ये सारा का सारा आ रहा। इसके अलावा अगर हम एक चीज और भी देख सकते हैं कि अभी हमने जो चेंजेस किए थे वो EINA के अंदर या फिर इसके अंदर गया मैं, और ये फील्ड को भी सर्च कर सकता हूँ, कंट्रोल F करके कंट्रोल V डाल के ऐसे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दिखा रहा है परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाटा, और दूसरा मेरा दिखा रहा था जनरल डाटा। अगर मैं यही वाला फील्ड सेम यूज करता हूँ EINA टेबल के अंदर और कंट्रोल F और कंट्रोल V मेरा ये डालता हूँ तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या है, हम इसमें वहां पे डाले थे ब्लॉक के लिए परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, तो वो यहाँ पे यूज कर रहा था, और हम अगर उसको एक्स पास कर देते हो तो यहाँ पे हमें भी एक्स मिलेगा। ठीक है, ये वाली चीजें हम अगर देखना चाहें तो ऐसे दिख जाती है। तो ये मेरा इन्फो रिकॉर्ड को क्रिएट करने का तरीका है मैनुअली। ऑटोमेटिक जब भी हम कोई पीओ बनाएंगे उस टाइम पे सिस्टम क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक ही जनरेट कर देगा। अगर कोई पुराना किसी का पीओ होगा, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, इस टाइप का पीओ है मेरा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ ऊपर। हाँ, ये मेरा नॉर्मल पीओ क्रिएटेड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक पीओ बनाया हुआ है। इस पीओ के अंदर क्या किया हुआ है कि ये एक अलग वेंडर डाला हुआ है 113। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे तो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाला हुआ है, ग्रुप डाला हुआ है, कंपनी कोड डली हुई है, और उसके साथ साथ में यहाँ पे मेरा जो प्लान डाला हुआ है। ठीक है, इसके बेस पे जब भी किसी ने ये क्रिएट किया होगा इस मटेरियल को लेके, ठीक है, जब भी कोई क्रिएट किया हो तो यहाँ पे अगर आप जाओगे आगे तो यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड का एक कॉलम मिलेगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको इन्फो रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये इन्फो रिकॉर्ड यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिक इसी के कॉम्बिनेशन पे देखते हुए बना लिया। और इसमें जो मैंने आपको अभी 2-3 चीजें दिखाई थी, आइटम लेवल पे दिखाता हूँ पीओ के अंदर। आइटम लेवल में गया और यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डिलीवरी के यहाँ पे कंडीशन के टर्म में। जैसे मैं अभी आपको प्राइस दिखा रहा था, प्राइस वो बेसिकली यहाँ पे भी हो सकता है, नेट प्राइस यहाँ पे भी हो सकता है, ये कंडीशन पे यहाँ पे भी हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको जो डिस्काउंट की कंडीशन है वो सिस्टम ऑटोमेटिक अगर मैं वहाँ पे डाल देता तो यहाँ पे दिखा देता, फ्रेट की डाल देता तो यहाँ पे दिखा देता, और यहाँ पे टोटली दिखा देता कि भाई मेरा ये 10 रुपये था, 10 में से 1 रुपये का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, 20 रुपये मेरा उसके ऊपर फ्रेट लग गया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कम्प्लीटली दिखा देता है सिस्टम। ठीक है, इनवॉइस के टैब के अंदर एक और 2 चीजें थी जो हमने वहां पे देखी थी। एक मैंने देखी थी GR बेस इनवॉइस वेरिफिकेशन, अगर वो टिक हम वहां पे लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे उठ जाएगा। और दूसरा मेरा टैक्स कोड जो अभी V0 आ रहा था, वहां पे भी V0 था, यहाँ पे वो 4-5 ही टैक्स कोड मिलेंगे जो हमने देखे थे, और मैंने V0 चूज किया था ये वाला। ठीक है, ये इन्फो रिकॉर्ड को क्रिएट करने के इसके साथ साथ में मैं आपको कंफर्मेशन कंट्रोल के अंदर भी लेके चलता हूँ। जो यहाँ पे कंफर्मेशन कंट्रोल के अंदर 04 और ये अलग अलग अगर मेरे को यूज करना है इनबाउंड डिलीवरी के कंसेप्ट में, तो ये भी वहां से उठ के आ जाता है। ठीक है, और ये टेक्स्ट वेक्स्ट है, इसके अंदर हम आइटम लेवल पे उधर डाल ही सकते हैं। ठीक है, ये अगर मैंने मान लो कि क्रिएट कर रखा है तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको इन्फो रिकॉर्ड। और सेकंड यहाँ पे ये कि परचेज ऑर्डर के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक टिक होता है इन्फो अपडेट। अगर ये टिक लगा हुआ है तो आपका ये ऑटोमेटिक इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा पीओ के टाइम पे। अगर ये टिक हटा देते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू तो जब भी मैं कोई पीओ बनाऊंगा तो इन्फो रिकॉर्ड को नहीं जनरेट करेगा। ठीक है, इसका मेन फायदा बस यही होता है कि जब भी हम इसका दोबारा से अभी पीओ बनाएंगे तो सिस्टम क्या करेगा, 2-3 चीजों को रिकॉर्ड करके लाएगा कि भाई आपके पास पहले इनवॉइस का यहाँ पे क्या डाला हुआ है, अभी नहीं डाला तो ब्लैंक के लेके आएगा, अगर डाला तो क्या लेके आएगा। ठीक है, और साथ के साथ में ये बता देगा कि आपका जो पहले प्राइस था 100 रुपये था, तो नेक्स्ट टाइम पे बनाएंगे तो वो दिखाएंगे। जब हम पीओ बनाएंगे तो इस चीज को बिल्कुल ही कंपेयर करेंगे और देखेंगे। ठीक है, अभी मैं इन्फो रिकॉर्ड का कंसेप्ट को थोड़ा समझता हूँ कि हमने अभी कर लिया है। ठीक है,